द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो इतना अमेजिंग और इतना वंडरफुल है, सबसे एडवांस्ड हाईवे कहा जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो एक अपकमिंग हब है। यहाँ पे ऑफिस स्पेसिस आ रहे हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है वो काफ़ी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है ना द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो मिलता है दिल्ली गुड़गांव जो ट्रैवलर है उनको। दूसरा बेनिफिट मिलता है जिनको एयरपोर्ट जाना है। अगर आप देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे टनल्स को कनेक्ट करती है एयरपोर्ट के लिए, तो एयरपोर्ट के आसपास जितनी भी टनल्स जो बनी हुई हैं उनकी जो दीवारें हैं वो सारी बम प्रूफ है। लगभग 2 लाख टन इसमें स्टील लगी है, 20 लाख क्यूबिक मीटर इसमें कंक्रीट यूज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी नेशन के लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिससे कोई भी नेशन हमारा ग्लोबल लेवल पे एक डेवलप्ड कंट्री बनने के कगार पे पहुंचता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो उसमें हमारे रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। लेकिन आज जब हम बात करेंगे यानी कि रियल एस्टेट की जब हम बात करेंगे तो एक बहुत मेजर जो आता है एस्पेक्ट यहाँ पे वो है रोडवेज का, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत ईगरली इन्वेस्ट कर रही है, और जो हमारे इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में एक बहुत की रोल निभाएगा। सो हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से रोडवेज और रियल एस्टेट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज की, जो कि किसी भी इंसान को इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में बहुत इजीली, स्पेशली आज की डेट में जो इतने वंडरफुल तरीके से एक रोड नेटवर्क क्रिएट होता जा रहा है श्री नितिन गडकरी जी के अंडर, उसका तो मतलब जवाब ही नहीं है। वो इतना अच्छा रोड नेटवर्क अब एस्टैब्लिश हो रहा है हमारे इंडिया में, इतनी स्मूथ कनेक्टिविटी अब स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही अब लोगों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि है द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। गाइस, द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज हम कुछ बहुत ही अलग फैक्ट्स आप सबके सामने बताने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। उसके थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो किस तरीके से वो एस्टैब्लिश हुआ, क्या उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या प्रेजेंट में सिनेरियो चल रहा है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि जब हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव आज के टाइम में, गुड़गांव के बहुत सारे प्रीमियम एरियाज हैं जो कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। वहां पे एक एंड यूजर नहीं सोच सकता है प्रॉपर्टी लेने की। लेकिन जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉश एरिया बनने वाला है कुछ ही टाइम में, एंड वहाँ पे एक एंड यूज़र सोच सकता है एक्चुअली, बट हम साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या इसमें सब कुछ इतना ही अमेजिंग है जैसा कि कहा जाता है, या थोड़े इसमें कुछ लूप होल्स, कुछ इसमें थोड़े से कॉन्स भी हैं प्रोज के साथ साथ। सो इस बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ है मिस्टर मुकेश। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू श्रेया। तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर जैसे मैंने आपसे बोला, हमारे व्यूअर्स से आज मैंने बोला कि द्वारका एक्सप्रेसवे की जब हम बात करते हैं तो सब कुछ इतना अच्छा अच्छा बताया जाता है। तो थोड़ा सा सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है एक्चुअली, कैसे ये एस्टैब्लिश हुआ है, क्या इसका थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ, इसका एवोल्यूशन जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। श्रेया देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे जो है ना, इसकी अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो लगभग 2006 के आसपास गवर्नमेंट ने सोचा था बनाने का। लेकिन जब इसको सोचा गया ना बनाने के लिए, तो उस टाइम पे जो मेन पर्पस था गवर्नमेंट का वो ये था कि हमें जो NH-48 है, जयपुर वाला हाईवे जो है अपना धौला कुआं से चलता है, उस पे ट्रैफिक ज़्यादा था, उसको डाइवर्ट करना था क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक नया हाईवे की सोची जिससे दिल्ली को कनेक्ट किया जाए एयरपोर्ट को। ठीक है, तो उस टाइम पर इसको मतलब एलिवेटेड बनाने का तो बिल्कुल नहीं सोचा था गवर्नमेंट ने सोचा था इसको ग्राउंड लेवल पे रखते हैं और ट्रैफिक डाइवर्ट करना था। लेकिन धीरे धीरे प्लान चेंज होते गए,
गवर्नमेंट के फिर 2017-18 में इन्होंने L&T को कॉन्ट्रैक्ट किया और वहाँ से L&T जो है इसको एलिवेटेड में लेके आई। एक सिंगल पिलर पे काफ़ी अच्छा एलिवेटेड हाईवे बनाया और जिसने कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ कर दी कि अब अगर किसी को जयपुर से और मान लो चंडीगढ़ जाना है तो उसको ट्रैफिक में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधा एयरपोर्ट जा सकता है या फिर अपना चंडीगढ़ के लिए जा सकता है। तो कनेक्टिविटी मेन होता है। दूसरा, स्टार्टिंग जब इस द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग हुई तो बीच में काफ़ी परेशानियां भी रही होंगी। बीच में लोगों के मकान भी आए होंगे, दुकानें थी, घर थे, तो इस तरीके से काफ़ी समय भी लगा इसको ना, ये बीच में प्रोजेक्ट अटक गया था। तो सब कुछ यही रहा द्वारका एक्सप्रेसवे का। ओके, सो सर एक पॉइंट और है यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि L&T को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बट मैंने सुना है कि जे कुमार को भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हाँ जी, बिल्कुल। एंड 2016 में आई गेस, हाँ 2016 में NHAI के अंडर ये शिफ्ट हो गया था, मतलब हाँ कि जी, हाँ जी। कंस्ट्रक्शन NHAI करेगा, है ना। सो मैंने एक चीज देखी है सर, द्वारका एक्सप्रेसवे को बनने में ऑलमोस्ट 17 साल से ऊपर ही लगे हैं। हाँ, श्योर है ना श्योर। सो ये डीले के आपको क्या लगता है कि इतना टाइम लग गया? मतलब नो डाउट कि द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो इतना, मतलब इतना अमेजिंग और इतना वंडरफुल है कि सबसे एडवांस्ड हाईवे कहा जाता है इसे। एंड श्री नितिन गडकरी जी ने भी ये चीज़ बोली थी कि इंडिया का सिंगापुर है, सिंगापुर लाइक प्लेस जो है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे बनने वाली है। सो सर क्या है इसमें, इसके पीछे सबसे पहले तो सर आप ये बताइए कि जैसे आपने डीले की भी बात की और 17 साल से ऊपर तो लगे ही हैं ऐसे, क्यों, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? रीजन यही था, देखो जब द्वारका एक्सप्रेसवे की लगभग 2009 में इसका कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट करी तो बीच में लोगों के घर मकान थे, जैसा मैंने आपको बताया है ना, फिर उनको रीसेटलमेंट भी करना था, उनको जगह भी देनी थी, तो इस चक्कर में काम बहुत स्लो रहा। लेकिन 2017-18 के आसपास गवर्नमेंट ने एक बिड निकाली और उसमें L&T जो था, इन्होंने हरियाणा में कंस्ट्रक्शन किया है। जो हरियाणा वाला पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, लगभग 19 किलोमीटर का, उसको इन्होंने बनाया है। तो उस टाइम L&T ने रिलायंस के साथ मिलके इस बिड को जीता और उन्होंने कमिटमेंट करी कि हम इसको ऑन टाइम पर बना के देंगे। तो तब ये 2025 तक रेडी होके ऑपरेशनल हो गया। जो हरियाणा वाला जो हिस्सा है, आपने देखा होगा 19 किलोमीटर का, ये 11 मार्च 2024 का इसका हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने उद्घाटन किया था। और जो अभी दिल्ली वाला पोर्शन है उसका अभी हाल फिलहाल 17 अगस्त के आसपास उसका उद्घाटन हुआ है। ओके, हाँ जी। ओके, सो सर इसके साथ मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि जैसे अब जब बात हुई कि सिंगापुर जैसा जगह ये बनेगी, लेकिन सर यहाँ पे ना मेरा एक कंसर्न है कि जैसे जब हम बात करते हैं गुड़गांव और दिल्ली की, अब बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं जो इंसान की डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, जॉब्स के लिए हो गया। अब अभी का अगर हम सिनेरियो देखें तो ये इतने खास मुझे यहाँ के ना एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा लगा है द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में, ठीक है, ना ही मुझे कोई ऐसा लगा कि मतलब कि हॉस्पिटल्स बहुत A1 हॉस्पिटल्स 5 स्टार, मतलब मैं विद रिस्पेक्ट टू गुड़गांव और दिल्ली की बात कर रही हूँ, मेन गुड़गांव जो कोर गुड़गांव है, जैसे गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, तो इसके आपको क्या लगता है सर, इसका आने का क्या चांसेस हैं, कितने टाइम में ये आएगा? तब डेवलप एक होता है ना कि 5 स्टार फैसिलिटीज और हाई एंड एकदम क्वालिटी के साथ में, ये कब तक आएगा आपको लगता है? देखो, जो ये हाई एंड क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं ना, ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएंगे नहीं, आ गए हैं। ओके, अगर आपने एक ऐलान का प्रोजेक्ट अभी द प्रेसिडेंशियल आया है जो कि 9 to 10 CR की कॉस्टिंग आती है, वो एक 7 स्टार है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेक्टर 103 में एक व्हाइटलैंड अपना एक नया प्रोजेक्ट लाया था जो कि वेस्टर्न के साथ टाई अप है उनका, वो भी 7 स्टार
सर्विसेज के साथ आ रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो एक अपकमिंग एक हब है। यहाँ पे जॉब्स आएंगी, यहाँ पे ऑफिस स्पेसिस आ रहे हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है वो काफ़ी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे। क्योंकि अब कोई भी है आज के समय में सबको रिलैक्स चाहिए, है ना। मुझे अगर मान लो मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि मुझे कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाए। मैं ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहता, ऑफिस के बाद मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ट्रैफिक का सामना करूँ, है ना। तो यही सब रीज़न है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर काफ़ी लैंड है और बड़े बड़े जो डेवलपर्स है, MR हो गया आपका, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, है ना, पुरी, ये सब अपने रेजिडेंशियल लेके आ रहे हैं और अपनी प्लानिंग्स में लगे हुए हैं। जो ऑफिस स्पेसेस भी आ रहे हैं यहाँ पे, आपके कमर्शियल्स भी मिलेंगे आपको, रेजिडेंशियल हब भी बनता जा रहा है। तो इस सारी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, सो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे में अगर जैसे गोल्फ कोर्स में तो ये होता है कि बिल्कुल पास आसपास सब कुछ आपको मिल जाएगा, साइबर सिटी भी बिल्कुल पास में ही है, वो तो पूरा आप जानते हैं सर, वो अलग ही दुनिया है अपने में, है ना। सो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की जब हम बात करते हैं तो जैसे आप कह रहे हैं कि हाई एंड अब आ गया है यहाँ पे, है ना। तो ये मतलब बिल्कुल पास में, जैसे 5 से 7 मिनट की दूरी पे एक्सेसिबल है ये सारी चीजें, और जॉब्स क्रिएट होनी है। हाँ, सो ये जॉब्स और सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, हाँ ये सच है कि द्वारका एक्सप्रेसवे ने बहुत अट्रैक्ट किया है और प्लान्स हैं, लाइक DMRC ने जो का प्लान है मेट्रो बिल्कुल वहाँ पे बनाने का। एंड सर इवन मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे की एक बहुत अच्छी चीज लगती है, जैसे अर्बन फॉरेस्ट बनाने के प्लान्स हैं, एक सेक्टर 10 और एक सेक्टर ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो ये दोनों की वजह से जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हम दिल्ली में बैठ के बात करें जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, बट गुड़गांव में मैंने ये सुना है कि गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे का AQI लेवल, अगर हम AQI पे बात करें तो वो भी इससे कम है ना सर। हाँ जी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बेनिफिशियल काफी रहने वाला है। गुड़गांव जो है ना एक तरीके से डेवलप किया जा रहा है, बड़ी प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट इसको डेवलप कर दिया है, और पेड़ पौधे जितने भी हैं इन सब का ध्यान रखा जा रहा है, इनको रीडेवलप किया जा रहा है। आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखेंगे तो उसमें प्लांटेशन किया जा रहा है और लगभग 2-3 हज़ार के आसपास इस पे पेड़ भी लगाए गए हैं और भी लगेंगे। तो बिल्डर्स जो है अपनी नई प्रॉपर्टीज लेके आते हैं, उसके अंदर 80% आपको नॉर्मली ग्रीन एरिया मिलता है। तो ये सारा इफेक्ट जो है ये हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी से हमारा पोल्यूशन कंट्रोल होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे हमने ये तो बात करी कि ग्रीन एरियाज और ये सब ठीक है, लेकिन अब एक बहुत मेन चीज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जो कि है क्वालिटी मटेरियल जो होता है, किस क्वालिटी का मटेरियल। क्योंकि सर देखिए आए दिन हम न्यूज देखते हैं, कोई पुल गिर गया है, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, और यहाँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो इतना 29 किलोमीटर का रेंज है, मतलब इसमें तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या है इसमें क्वालिटी। देखो मैं अगर आपको बताऊं, इसके अंदर अगर मैं स्टील की क्वालिटी की बात करूं तो लगभग 2 लाख टन इसमें स्टील लगी है, जिसमें आपके लगभग 30 एफिल टावर बन सकते हैं। ठीक है। और इसमें अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर इसमें कंक्रीट यूज हुआ है, जिससे आपके अराउंड 6 बुर्ज खलीफा के बराबर इसमें कंक्रीट यूज हुआ है। तो आप इसकी क्वालिटी को अंदाज़ा लगा सकते थे कितने हाई लेवल पे इसकी क्वालिटी बनाई गई है। साथ में इसके जो अगर आप देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे टनल्स को कनेक्ट करती है एयरपोर्ट के लिए, तो एयरपोर्ट के आसपास जितनी भी टनल्स जो बनी हुई है उनकी जो दीवारें हैं वो सारी बम प्रूफ है। अगर कोई अटैक होता है या कोई बम वगैरह उधर फटता है तो वो प्रूफ है दीवार तक, क्योंकि एयरपोर्ट नज़दीक है। तो इस तरीके की खास ख्याल रखा गया है इसकी कंस्ट्रक्शन पर। सो मतलब काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही क्रेडिबिलिटी और बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने काम किया तो वो दिख रहा है कि कितना सही बिल्कुल है ना।
तो सर दिखना भी चाहिए। देखो ये गवर्नमेंट का ये फर्स्ट एलिवेटेड रोड है इंडिया का, ठीक है, जो कि इतना अच्छा बनाया हुआ है, इतनी अच्छी स्मूथ कनेक्टिविटी है। एक अगर आपने देखा हो एक सिंगल पिलर है, ठीक है, और उस पे 8 लेन का एक हाईवे बनाना, जो कि अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है है ना? सर, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन तो है ही, द्वारका एक्सप्रेसवे नो डाउट बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है ही। जी तो सर अब हम कनेक्टिविटी की बात करते जी हैं जी। कि कनेक्टिविटी तो फॉर श्योर इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी किस किस एरिया से द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है और किन एरियाज में कनेक्टिविटी ये बढ़ाता है। देखो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है ना द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो मिलता है दिल्ली गुड़गांव जो ट्रैवलर है उनको, डेली वेज ऑफिस आना जाना, है ना, कोई ट्रैफिक नहीं है। दूसरा अगर कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो दूसरा बेनिफिट मिलता है जिनको एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट कनेक्ट करना। पहले आपका NH-48 होता था, उससे ट्रैवल करना होता था, कभी फ्लाइट मिस हो गई ट्रैफिक में फंसने के बाद, कभी कुछ, तो उस सब के लिए अब कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो गई द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से। दूसरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, है ना, उसके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, जिससे कि ट्रैवल करना बहुत इजी हो गया है। IITs में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है, अब गवर्नमेंट के काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं, छोटे छोटे लेवल पे उनके अपने काम चल रहे हैं। और साइड में जो सेक्टर्स लगते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, उनमें भी काफ़ी डेवलपमेंट्स आ रहा है ना, कनेक्टिविटी उनमें भी बेहतर होती जा रही है। और भी अपना जैसे मेरठ हाईवे हो गया और नोएडा हाईवे हो गया, ये सब भी कनेक्टेड इसमें आते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये स्मूथ एक्टिविटी के लिए अच्छा है। तो सर जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है ये गति शक्ति मास्टर प्लान का पार्ट है, बट सर मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स जाने कि गति शक्ति मास्टर प्लान आखिरकार है क्या। गति शक्ति मास्टर प्लान जो है ये गवर्नमेंट 2021 में लेकर आई थी, और इसका मेन मोटिव था कि जितने भी हमारे हाईवेज हैं उन पे अच्छे तरीके से काम किया जा सके, उनका अनुसंधान किया जा सके। इसमें आपके जैसे पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह, और आपके हवाई जहाज की जो भी माल आना जाना होता है वो हो चुके हैं, हाईवे हो गए, इनकी कनेक्टिविटी को सुधारा जा सके। आपकी जो कोस्टिंग होती है उसको ये बहुत ही लो कर देते हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए गति शक्ति को हम लेके आई थी गवर्नमेंट, ताकि एक बेस्ट वो मिल सके, रोड की कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें ठीक हो सके। तो इसका मेन रोल हमारा जो गवर्नमेंट का और अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो अभी क्या है कि जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है, इसका जो यूज़ है गति शक्ति का, ये उस मास्टर प्लान में इसलिए आता है क्योंकि एक तो ये एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो गई, दूसरा नोएडा जेवर एयरपोर्ट जो आ रहा है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी होने वाली है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपको मिलता है उसके साथ इसकी बहुत स्मूथ कनेक्टिविटी होने वाली है। और अभी एक द्वारका एक्सप्रेसवे से एक नया हाईवे कनेक्ट हो रहा है NH-352W, ठीक है, जो कि आपको रिवाड़ी को कनेक्ट करता है। तो इसीलिए इसको गवर्नमेंट जो है गति शक्ति लेके आए हैं, और द्वारका एक्सप्रेसवे का यही रोल रहने वाला है। अब सर जैसे मैं ना सेफ्टी फीचर्स की बात करती हूँ, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है इंडिया में जहाँ पे हम जेट वेंटिलेशन सिस्टम और ऐसे बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो हम जनरली फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, वो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो मैं चाहती हूँ इस बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो ये टनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है ना, इसके अंदर जेट वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, जो कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ होती है ना उनके अंदर ये सिस्टम लगता है उनकी टनल्स में। तो इसको इंडिया फर्स्ट टाइम इसमें लेकर आया है। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, आप वेंटिलेशन मेंटेन रहता है जब भी आप टनल से गुजरते हैं, तो जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है या कुछ, तो वो सब कुछ नहीं हो पाता है यहाँ पे, वो सब मेंटेन रहता है। दूसरा और भी काफ़ी इसमें फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि बॉम्ब प्रूफ रेसिस्टेंट वॉल्स हैं, ठीक है, बॉम्ब प्रूफ आपके डिज़ाइंस हैं इसके, और भी इसमें अदर सेफ्टी फीचर्स के लिए बहुत कुछ दिया गया है, जैसे कि आपके CCTV कैमरास हो गए और आपका स्मोक डिटेक्टर हो गया, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स इसमें लगे हुए हैं। सर जैसे हम द्वारका एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत टॉप डेवलपर्स हम आते हुए देख रहे हैं,
तो सर उस बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कौन कौन सी डेवलपमेंट्स और क्या उस पर इम्पैक्ट आया और कौन कौन से डेवलपर्स यहाँ आ रहे हैं। देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो लगभग सन 2009 के अंदर सबसे पहले पुरी आया था। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे की एक स्टार्टिंग ही थी। तो उसके बाद धीरे धीरे तब द्वारका एक्सप्रेसवे पे इतना प्रोजेक्ट्स का कोई वो नहीं था, सिर्फ सेक्टर्स थे। ठीक है, जो मेन डेवलपमेंट्स हो रही थी वो आपके साइबर सिटी के आसपास हो रही थी। लेकिन जब 2016-17 में जब द्वारका एक्सप्रेसवे आया, काम स्टार्ट हुआ, तब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो बिल्डर्स थे, डेवलपर्स थे, उनका ध्यान गया, क्योंकि उनको ये फील हुआ कि ये आने वाले समय में एक गोल्ड वाला, जो कहते हैं ना गोल्ड की खदान, ये वो बनेगा। तो उसी के तरीके से फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी लैंड्स एक्वायर करी। और अगर आज आप देखो, सारे जो भी बड़े डेवलपर्स हैं वो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पर मिलेंगे, चाहे एमआर हो, चाहे आप बीपीटीपी ले लो। बीपीटीपी के पास काफ़ी अच्छा लैंड एक्वायर की हुई है उन्होंने। सेक्टर 102 उन्होंने पूरा एक हब है उनका, है ना। उसके अलावा सेक्टर 103 हो गया आपका। उसके अलावा आप देखोगे तो सेक्टर 111, 113, 112, M3M और स्मार्ट वर्ल्ड ने यहाँ पे काफ़ी लैंड एक्वायर की हुई है। तो आने वाले समय में ये एक पूरा रेजिडेंशियल और एक लग्जरी हब होने वाला है, जहाँ पे आपको 5 स्टार और 7 स्टार प्रॉपर्टीज़ ही देखने को मिलेंगी और इसी टाइप के आपको ऑफिसेज देखने को मिलेंगे। क्योंकि दूसरा रीज़न है, आपको एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी एयरपोर्ट से। जिनको ट्रैवल करना होता है कंट्रीज़ में या कहीं बाहर जाना होता है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा। कोई ट्रैफिक में या कोई दूर नहीं जाना चाहेगा जब अपने पास में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी अवेलेबल हो। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा सेक्टर्स के अंदर। सर, जैसे नॉर्थ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के जो इन्वेस्टर्स हैं वो द्वारका एक्सप्रेस में करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं काफी। तो सिर्फ यही की मतलब जितनी भी है जेंट्री वो जा रही है या फिर और भी कहीं से लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में? नहीं, मैं आपको बताऊं, नॉर्थ और वेस्ट ही नहीं, साउथ भी बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा। इस टाइम द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव से आप, अगर सबसे बड़ी चीज़ होती है पोल्यूशन। ठीक है, अगर आप पोल्यूशन को अगर देखें तो कम ही मिलेगा। इधर हर चीज़ वेल डेवलप्ड है, तरीके से बनाई जा रही है। दिल्ली में आज भी आप देखोगे कि साउथ दिल्ली की तरफ चले जाओ तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। लोग कंजेस्टेड एरिया में अब रह रह के ना परेशान हो चुके हैं। उनको एक फ्री लाइफ चाहिए, बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए, तो वो सब उनको गुड़गांव में मिलता है, जहाँ पे आपको 7 स्टार सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी बेहतरीन सेवाएं भी मिल रही है। तो उधर के लोग, जितनी भी साउथ की क्रीम है, वो सब इधर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ग्रेट कैलाश ले लो, उधर के लोग भी इधर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुंबई, बेंगलोर, उधर के लोग भी गुड़गांव की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइबर सिटी जैसा एक हब है जहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही है ना। तो दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में भी होंगी और अभी चल रही है। राइट। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। सो गाइज, अगर आपको भी अफोर्डेबल लिविंग या एक प्रीमियम लिविंग, बहुत ही एक अच्छे, एक लेस पॉल्यूटेड एरिया, एक ग्रीन, क्लीन एंड ग्रीन एरिया में चाहिए, सो गाइज आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। बिकॉज आई एम श्योर सर की बातें सुनने के बाद नो डाउट कि द्वारका एक्सप्रेसवे अभी भी डेवलपिंग फेज में है, बट जिस हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट हो रही है उस हिसाब से ये तो गारंटी है कि द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में दूसरा गोल्फ कोर्स बनने की पूरी पॉसिबिलिटी के साइन दे रहा है। सो गाइज, आप बताइए इस बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।